First was unit vector form. So second, Pure vector form. And third, position vector. And third, position vector form. Okay. Can anyone else tell me unit vector form? So ये डायग्राम है. This is Q1, this is Q2, और मैंने यहाँ पर एक्सेस मानी है. This is x axis and this is y axis, and this distance is R21, and this is R21 cap, and this is R21 cap का negative. Okay. According to this diagram, unit vector form. Anyone else other than Anshika? Tell me. Devang, Kovid, Tarun, Vedant, anyone? Unit vector form. Which have both magnitude as well as direction. हाँ, unit vector form बताना है उसका. Yes. हाँ, direction भी होती है exactly. कोई तो बताओ भैया. नहीं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? What are they doing? I want interaction from everyone. Atishya, Kovid, you tell me. Unit vector form. Kovid. हेलो. हाँ, यस कोविद. सर जैसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं. हाँ, कैसे लिखूं मैं इसको? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. व्हाट शुड आई राइट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर. R स्क्वायर अपॉन R21 स्क्वायर. R21 स्क्वायर. और डायरेक्शन? मैं बताऊं? हाँ, बताओ. बताओ वेदांत. डायरेक्शन? K Q1 Q. हाँ. सर K Q1 Q2 अपॉन R21 कैप. R21 कैप. बिल्कुल ठीक. और प्योर वेक्टर फॉर्म? व्हाट शुड आई राइट? Q1 Q2. एनीवन? अतिश्य, तरुण, अंशिका. R21 क्यूब. R21 क्यूब. और इधर R21 वेक्टर. R21 कैप. नॉट कैप, वेक्टर आएगा. प्योर वेक्टर फॉर्म में. और पोजीशन वेक्टर फॉर्म में हमारा डायग्राम ऐसा हो जाता है. दोनों चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं. ये Q1, ये Q2, ये R1 और ये R2. ये वाली डायरेक्शन हो जाती है R21 वेक्टर. ये डायरेक्शन हो जाती है R21 कैप. और ये डायरेक्शन हो जाती है -R21 कैप. यही डायग्राम है. टेक्निक आप ब्लर आ रही है इसके. ओके. नाउ टेल मी. यही डायग्राम है.
दोनों चार्जेस ये रहे Q1 Q2, ये वाली डायरेक्शन R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, और Q2 की पोजीशन बता रहा है R2, और ट्राइंगल लॉ से हमने निकाला था इन दोनों के बीच की डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 R21, इस तरफ हो जाता है R21 कैप और इस तरफ हो जाता है माइनस R21 कैप, यही है। इसको क्या लिखेंगे हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म में? सर हाँ, इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट ओके, Q1 Q2 हाँ, अपॉन मैग्नीट्यूड R2 वेक्टर माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल ठीक, उसका क्यूब, और सर हाँ सर उसकी डायरेक्शन में है R2 माइनस R1 वेक्टर, वेक्टर। ठीक। तो ये तीनों फॉर्म सभी लोगों को क्लियर है? देवांग तुम्हें ये क्लियर है या नहीं? देवांग, ठीक है, तीनों फॉर्म क्लियर हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो आफ्टर कूलम्स लॉ वी नीड टू हैव सम क्वेश्चंस। मैं एक बार क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं जो होमवर्क है, जो तुम लोगों को इसके बाद करना चाहिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.4, और 1.6, 1.7, ये एग्जाम्पल सारे होने चाहिए। और एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मेक अ नोट कि ये क्वेश्चन सब लोग कर लोगे नेक्स्ट क्लास के पहले। दीज आर मस्ट, ऑप्शनल नहीं है, ये करने ही करने हैं। एनसीईआरटी इज वन थिंग जो हमको करनी ही करनी है, बी श्योर अबाउट इट। नाउ आई विल डिस्कस द मेथड ऑफ चार्जिंग। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। सबसे पहले कूलम्स लॉ में कमियां क्या हैं, वी वांट टू डिस्कस देम। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कहां कहां पे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट कूलम्स लॉ is only valid for charges at rest। तो फॉर एग्जांपल ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो मैं इनके बीच में फोर्स निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं Q1 V1 वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है और Q2 V2 वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, तो अगर वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है चार्जेस की,
ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, तब हम कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, एम आई क्लियर? Yes. Number 2, Coulomb's law is only valid for point charges. केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और इस चीज को हम नोट में डाल सकते हैं, इन रियल लाइफ वी नेवर कम अक्रॉस पॉइंट चार्जेस। रियल लाइफ में चार्ज हमेशा किसी बॉडी पे दिया हुआ होता है, तो इन रियल लाइफ चार्ज इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड। इन रियल लाइफ चार्ज इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए रियल लाइफ में हम कूलम्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली कूलम्स लॉ एक लॉ है विच इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस, जो कि रियल लाइफ में नहीं होती हैं, बट वी हैव टू लर्न कि इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे। नंबर 3, ये 3 लिमिटेशंस हैं। कूलम्स लॉ is only valid when distance between the charges, that is r, is greater than 10 to the power minus 15 meter। जब डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से ज्यादा होता है तभी हम कूलम्स लॉ को अप्लाई कर पाते हैं, अदरवाइज इसके नीचे ये साइज किसका है, कोई गैस करके बता सकता है? ये इस साइज पे हम कहां पहुंच जाते हैं? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर इज साइज ऑफ व्हाट? इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन या ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज का होता है कैसा है? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा पास पहुंच गए। नहीं, बियॉन्ड लिमिटेशन भी नहीं बोलेंगे देवांग। छोटी, जब हम छोटा देखते हैं ना, इसको वैसे हम लोग बोलते हैं फर्मी। दिस इज कॉल्ड फर्मी, 1 फर्मी। और अगर मैं साइज छोटे में जाता हूं तो एटम का साइज होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज न्यूक्लियर साइज। और जब हम न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, इससे पास ले जाएंगे चार्जेस को, तो न्यूक्लियर फोर्सेस प्रीडोमिनेट करेंगी। न्यूक्लियर फोर्सेस का गेम शुरू हो जाएगा, और न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के गेम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए कूलम्स लॉ सिर्फ तभी वैलिड है जब न्यूक्लियर साइज से ज्यादा दूरी पर चार्जेस हैं। अगर न्यूक्लियस के साइज के अंदर चले जाएंगे तो उन्हीं के बीच में, ध्यान ध्यान देना इस चीज को, 2 प्रोटॉन है। अगर मैं इन दोनों प्रोटॉन को 10 टू द पावर माइनस 15 के अंदर ले आऊं, r लेस देन 10 टू द पावर माइनस 15 ले आऊं, तो इन प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? वैसे प्रोटॉन्स के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। लेकिन जब इस रेंज में हम आ जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। नहीं देवांग, अट्रैक्शन होगा फिर इसके बाद। न्यूक्लियर साइज के अंदर जब हम पहुंच जाएंगे, तभी तो तुम देखो कि न्यूक्लियस में हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो वो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में लगती हैं। प्रोटॉन भी प्रोटॉन को अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, रिपेल नहीं करते हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो आगे चलते हैं। सो दीज आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की ये 3 लिमिटेशंस हैं, इनको याद रखना है। अब हमने चार्जेस के बारे में बात कर ली, और हमने ये बात कर ली कि चार्जेस कैसे एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, पर हमने ये नहीं डिस्कस किया कि चार्ज आता कैसे है। तो व्हाट वी विल डिस्कस इज,
यस सर डिस्टेंस की मैक्सिमम कोई रेंज है? नहीं, मैक्सिमम इनफाइनाइट, मैक्सिमम इज इनफाइनाइट। सर देख सकते हैं, देखो फॉर्मूले से देखना सीखो इन चीजों को। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर मेरे को F 0 करना है तो R क्या करना पड़ेगा? ठीक है, जब डिस्टेंस सर उनके बीच इनफिनिटी। इनफाइनाइट होगा तब फोर्स 0 होगी। ओके, अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। दो बॉडीज एक दूसरे को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, चार्ज कैसे कर सकते हैं, इसके बेसिकली 3 मेथड्स हैं। थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कोई बता सकता है क्या मेथड्स हैं? Rubbing conduction. फर्स्ट Rubbing, charging by induction. इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड इज Charging by conduction. कंडक्शन, एंड थर्ड इज चार्जिंग बाय Induction. इंडक्शन। इनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं तीनों मेथड्स की। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन से कैसे चार्ज जनरेट कर सकते हैं। यहां पर दो एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। when one body A is rubbed with another body B, then energy is generated due to friction। तो ये एक बॉडी है A और ये एक बॉडी है B। ये सिंबल डिनोट कर रहा है कि मैं इनको रब कर रहा हूं। जब मैं इन दोनों बॉडीज को रब करता हूं तो हीट जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है E, वो एनर्जी दोनों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सो आफ्टर रिविंग एनर्जी इज जनरेटेड, दिस एनर्जी विल गो टू बी ऑल्सो एंड ए ऑल्सो, हाफ हाफ चली जाएगी या रेशो में जाएगी, हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं अभी। तो एनर्जी दोनों में जाएगी और A इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड B इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। A and B are both made up of atoms। डिफरेंट मटेरियल्स हैं इसलिए एटम्स का साइज डिफरेंट होगा, डिफरेंट एटॉमिक साइज। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं ए का जो एटम है उसका साइज छोटा है, दिस इज ए, और बी का जो एटम है उसका साइज मैं मान लेता हूं बड़ा है, दिस इज बी। इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी अपनी ऑर्बिट्स में, लाइक दिस। जब मैं रब करता हूं तो एनर्जी दोनों में जाती है और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पे गई और यहां पे एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पे गई। कौन से वाले में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ए में से या बी में से?
बी में से बी में से। रीजन? क्योंकि वो उसका साइज बड़ा है तो उसपे न्यूक्लियर फोर्स कम लगती है। एग्जैक्टली। ए वाले का साइज जो है वो डिस्चार्ज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें न्यूक्लियस और ये पास पास है इलेक्ट्रॉन, ये डिस्टेंस r1 और इस वाले केस में ये डिस्टेंस r2। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इन A ड्यू टू न्यूक्लियस इज मोर, फोर्स इन A इज ग्रेटर देन फोर्स इन B। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो B में से निकलेगा। सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम B will be ejected and transferred to A। तो रब करने से क्या हुआ? रब करने से B में से इलेक्ट्रॉन निकला और वो A में कूद गया। तो A becomes negatively charged and B becomes positively charged। A हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज और B हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ओके। तो हम इस फिनोमिना को ऐसे बोल सकते हैं, वी कैन से, इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम रखें, द वर्क फंक्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय amount of energy required by an electron to leave its lattice structure। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा केमिस्ट्री से कनेक्टेड है। लीव इट्स लैटिस स्ट्रक्चर। सब लोगों ने आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। यस सर। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? देवांग, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब सर रिमूव इलेक्ट्रॉन को हटने अपने अपने सर अपनी ऑर्बिट से हटने के लिए। अपनी ऑर्बिट से हटने के लिए। ओके, एनीवन एल्स? Sir, the energy required to remove the electron from its outermost orbit. From its outermost orbit. Okay. Again, और कोई? Anyone else? इससे मुझे एक लाइन चाहिए जो नहीं मिल रही है। Sir, हाँ बोलो। the amount of energy required to move an electron from an atom or molecule. Okay. एक लाइन है आगे, कोई भी? देवांग? Sir, by another electron. नहीं देवांग, आवाज नहीं आ रही है, लिख क्यों रहे हो? अतिश्य? मैं एक्सप्लेन करता हूं। Yes, sir. याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। हम उस एटम को आइसोलेट कर चुके हैं पहले, उसमें से जो निकालना है
दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब वो लैटिस में फंसा हुआ है, जैसे कॉपर है, एक तो कॉपर के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना, अलग निकाल के उस एटम को उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, और दूसरा कॉपर का एक बल्क है, एक टुकड़ा है कॉपर का, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो उस लैटिस स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रॉन का निकलना, दैट इज व्हाट वी कॉल वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं, एंड फाई इज ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है? यस सर। तो द वर्क फंक्शन डिटरमाइंस कि किस में से किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा। द वर्क फंक्शन डिटरमाइंस द चार्ज। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसको दूसरे वाले में से हमेशा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो वी कैन से ड्यूरिंग फ्रिक्शन electron will always go from body having less work function to body having more work function। क्लियर है बात? Anyone has any doubt? सर लैटिस स्ट्रक्चर का लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब जैसे बहुत सारे एटम्स हैं, आइसोलेटेड मतलब उसको अलग कर लिया गया है, एक सिंगल एटम है। अब जैसे हमको जो चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे नमक मिलेगा, तो नमक में केवल एक ही क्रिस्टल थोड़ी है NaCl का, बहुत सारे हैं मिलके तब वो नमक का एक दाना बनता है, तो वो उसका लैटिस स्ट्रक्चर हो गया, बनावट। ओके, हाउ ऑल द एटम्स आर अरेंज्ड इज कॉल्ड लैटिस। ओके सर। सर मतलब एक से ज्यादा भी होते हैं। हाँ, एक में से निकालना आसान है और बल्क्स में से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे तुम लोगों ने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स पढ़ा होगा। डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन एंड ग्रेफाइट इज अमॉर्फस। यस सर। हाँ, तो क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है? उसका लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो रेगुलर है, वो रिपीट हो रहा है, फिक्स्ड है। लेकिन ग्रेफाइट का लैटिस स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं है, रिपीटेटिव पैटर्न नहीं है। ओके ओके, सो दिस इज फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में हमें याद रखना है बस दो चीज जो हमारे मतलब की हैं। हमारे मतलब की यही है सिर्फ कि ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, जब भी हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, whenever we do that, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आएगा और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स ग्लास रॉड पे से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके सिल्क पे जा रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा। और दूसरा एबोनाइट। अब एबोनाइट रॉड हम वर्ड यूज करते हैं जनरली, प्लास्टिक रॉड बोल दो। प्लास्टिक रॉड रब्ड विद फर, जैसे हेयर्स, हम कंघी को अपने बालों में घिस लें तो हम क्या कर रहे हैं? एक प्लास्टिक को अपने बालों में रब कर रहे हैं, फर के साथ रब कर रहे हैं। और इस केस में व्हाट विल हैपन? इन दिस केस ebonite rod will have negative charge and fur will have positive charge. That means हमारे हेयर्स पे से इलेक्ट्रॉन जंप करके कॉम पे चले जाएंगे। ये दो एग्जांपल हमें याद रखने हैं बस। इज इट क्लियर?
सर। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड वेदर कंडीशंस ऑल्सो, पर दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन। डन? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू, अच्छा वन थिंग इसमें नोट करनी है, वी हैव टू नोट, we cannot charge two bodies, both conductors, at least one must be an insulator। अगर मैं सपोज से जो कंघी वाला एक्सपेरिमेंट है वो नॉर्मल कंघी से न करके मैं एक स्टील की कंघी से करता हूं, तो क्या वो चार्ज होगी? चार्ज तो ट्रांसफर होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि वो कंडक्टर है इसलिए वो चार्ज दोबारा अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, इसलिए फ्लो कर जाएगा, तो दोबारा वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तो दोनों बॉडीज अगर कंडक्टर है तो अब हम उनको रब करके चार्ज नहीं कर सकते, एक ना एक बॉडी को इंसुलेटर होना चाहिए, तभी हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? No, sir, मतलब कंडक्टर दो। हाँ, दोनों अगर कंडक्टर हैं तो क्या होगा, सपोज से बॉडी ए भी कंडक्टर है और बॉडी बी भी कंडक्टर है, मैंने इनको रब किया, एनर्जी गई, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला और ये टच किया इसको, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से कूदने की जगह यहाँ जाएगा और फिर यहाँ पे फिर वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसी पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ये कंडक्टर है। सो व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर्स आर दोज विच अलाउ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट। तो कंडक्टर्स में जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो जनरेट होते हैं, लेकिन क्या होता है, वो वापस उसी बॉडी के ऊपर फिर दोबारा आ जाते हैं और दोबारा फैल जाते हैं। इंसुलेटर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, इंसुलेटर में से कूद के अगर दूसरी बॉडी में चला जाएगा तो क्या होगा, वहीं रुका रहेगा और दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? या और इलेबोरेट करूं? Okay, sir. और इलेबोरेट कर दूंगा, मेरे को कंडक्टर और इंसुलेटर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, व्हाट इज अ कंडक्टर एंड अ इंसुलेटर, तो फिर समझ No, आ sir, जाएगा। आ गया समझ। ओके, ठीक है, तो इस चीज को हम नोट रखेंगे कि एक कम से कम बॉडी इंसुलेटर होनी चाहिए, तभी फ्रिक्शन वर्क करेगा, रबिंग वर्क करेगी। नाउ सेकंड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, और चार्जिंग बाय कंडक्शन को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय टचिंग। बाय टचिंग, देखते हैं। सपोज से हमारे पास एक बॉडी है ए, एंड दिस बॉडी इज अ कंडक्टर। अगर मैं एक सिल्क क्लॉथ, एक ग्लास रॉड लेता हूं, इसको सिल्क क्लॉथ से मैंने रब किया हुआ है, तो आई विल हैव अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क। तो इस ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर मैं इसको इससे टच करता हूं, इफ आई टच बोथ ऑफ देम, तो क्या होगा, चार्ज इसमें से कुछ चार्ज इसमें जाएगा,
तो ऑन टचिंग व्हाट विल हैपन, दिस इज ए, इसमें से चार्ज इसमें जाएगा। अब इस चीज को एक बार गौर से समझना, पॉजिटिव चार्ज रॉड में से ए में जाएगा या नेगेटिव चार्ज ए में से रॉड में आएगा, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? सर नेगेटिव चार्ज रॉड में आएगा। और पहले वाला स्टेटमेंट गलत क्यों है? सर पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स रहेगा ना, वो तो मूव नहीं होगा। एग्जैक्टली तो जैसे ही हम टच करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉडी ए will be transferred to ग्लास रॉड। तो ये बोलना कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस आर इन न्यूक्लियस and are not free to move। ये बोलना गलत है कि पॉजिटिव चार्ज इसमें से इसमें जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में होता है। इसलिए whenever we are talking about charging, it is always due to the transfer of electrons। ये याद रखना है हमको, you can put a note। Charging is always due to transfer of electrons। हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्जिंग होती है। कहीं से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वहां पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, और कहीं पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वहां नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो सही बात क्या है? सही बात यह है कि ए में से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, so electrons from body A will be transferred to glass rod and A will become positively charged। अब यहां पर मैं एक चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से नोट करना।
ग्लास रॉड क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है? ग्लास रॉड इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर? इंसुलेटर, बिल्कुल सही, एकदम एग्जैक्ट। रीजन क्या है इसका? हम कैसे देख सकते हैं इंसुलेटर है या कंडक्टर है? सर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री तो इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नहीं है, वो मतलब अगर मैं उसमें बैटरी लगाऊंगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा ग्लास में। Yes, sir. अब नोट करना, अगर मैं ए बॉडी को लेता हूं कंडक्टर और मैं ये ग्लास रॉड उससे टच कर रहा हूं, तो केवल ये टिप ही तो टच हुई है, केवल टिप टच हुई है, तो सिर्फ इस जगह का जो चार्ज है वही इसमें ट्रांसफर होगा, है ना? यस सर। और वो चार्ज जो इसमें जाएगा मामूली सा, वो इस पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए पे, क्योंकि ए कंडक्टर है। चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए बिकॉज ए इज अ कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो कोशिश ये करेगा चार्ज से वो ज्यादा से ज्यादा दूर रहे, रिपल्शन होगा ना सेम चार्ज में, तो ज्यादा से ज्यादा दूर रहेगा, मतलब ये वाला चार्ज दूसरे चार्ज को यहां पहुंचा देगा अपोजिट, ये वाला उसके अपोजिट, सारे चार्जेस एक दूसरे से ज्यादा दूर रहने चाहते हैं, एंड दिस इज वाई दे आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन सेम चार्जेस। से ए कंडक्टर पर कैसे ए कंडक्टर पे चार्ज आया ग्लास रॉड से टच करने पे, तो जितना पार्ट टच हुआ मामूली सा उतना ही चार्ज ट्रांसफर होगा, मान लेते हैं डी क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ। अब ये डी क्यू चार्ज जो होगा, हाँ सर वो तो इंसुलेटर है, पर तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे दे देगी? इंसुलेटर का मतलब क्या है? इंसुलेटर का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन दे नहीं रही है, इलेक्ट्रॉन तो असल में इसमें से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो ए में से इसमें जा रहे हैं, सिर्फ इस वाले पार्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये वाला पार्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये आगे की टिप न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है? यस सर। टिप विल बी न्यूट्रलाइज्ड। अगर ये कंडक्टर होता ग्लास रॉड पूरा, तो ये पूरा चार्ज जाता और पूरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता, और जो चार्ज इस पे गया पॉजिटिव वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अगर ए इंसुलेटर होता तब क्या होता, जहां पे टच करते उस जगह पे ही चार्ज का इंटरेक्शन होता, लेकिन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। इफ ए वुड हैव बीन इंसुलेटर, तब क्या होता, ये ग्लास रॉड, ये ए, तो सिर्फ इस जगह का टिप न्यूट्रलाइज होती और इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता बाकी पे, और इस पे सिर्फ इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आता, और वो पॉजिटिव चार्ज बिखरता नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्लियर है बात? यस यस। ठीक है, तो दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक नोट ये हो गया, वन मोर नोट, द अमाउंट ऑफ चार्ज transferred from one body to another will depend on the capacitance
ऑफ बॉडी, वो कैपेसिटेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सपोज से ए बड़ा है और बी छोटा है, इस पर ए और बी पे, इस पे 5 कूलम चार्ज है प्लस का, और इस पे माइनस का 3 कूलम चार्ज है। अगर ये दोनों आइडेंटिकल होते, ए और बी, ए बड़ा है और सी छोटा है, ये वाला छोटा है बी, जब मैं इन दोनों को टच करूंगा तो टोटल चार्ज इनके ऊपर कितना हो जाएगा, +5 -3। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है कोविद को, क्या वही हो रही होगी वापस से, इसके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा रिज्वाइन करने बोलो। तो टोटल चार्ज इस पे कितना है, +2 कूलम। अब उस +2 कूलम में से इस वाले को कितना मिलेगा, ए को और बी को कितना मिलेगा, ये डिसाइड करेगा कैपेसिटेंस, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो कुछ नहीं कर सकते वेदांत। कैपेसिटेंस होता क्या है एग्जैक्टली? हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको। मीनिंग क्या मतलब? मीनिंग इसका मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं तो कौन बॉडी कितना चार्ज होल्ड कर सकती है। जो बॉडी ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकती है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, और जो कम चार्ज होल्ड कर सकती है उसका कैपेसिटेंस कम है। ठीक है, तो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस। अगर ए का कैपेसिटेंस ज्यादा है तो ए पे ज्यादा चार्ज आ जाएगा, 2 में से मान लेते हैं 1.5 ए पे आ जाएगा और बी पे 0.5 रह जाएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो टच करने पे कैपेसिटेंस के हिसाब से होगा। और इफ बॉडीज आर ऑफ आइडेंटिकल साइज, चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर दोनों का साइज सेम होगा तो इक्वल साइज इक्वल चार्ज चला जाएगा। अगर ए और बी का साइज यहां पर सेम होता तो दोनों पे 1 1 कूलम चला जाता। बात क्लियर? यस सर। ओके, तो वी विल होल्ड इट ओवर हियर, क्लास यहीं पे रोकेंगे। अब तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस तो मैंने पहले बता दिए एनसीईआरटी के, 1.4 1.6 1.7 1.1 1.2 1.3 1.4 एंड 1.6। और अब इस टॉपिक के बाद जो क्वेश्चंस तुम कर सकते हो वो मैं और एक बार बता देता हूं। सबसे पहले एग्जांपल्स में, एग्जांपल्स में इसके बेस पे कोई एग्जांपल है नहीं, हाँ है एक आध एग्जांपल्स हैं, वेट। एग्जांपल 1.5, और एक्सरसाइज में वन पॉइंट वन वन, 1.12,
1.13, बस these are the questions.